आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, मतलब एच सी वर्मा की जो बुक है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, उसका फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, और फर्स्ट चैप्टर के हम करेंगे सोल्व एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज के ऑल क्वेश्चन सोल्व करेंगे स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। ठीक है, तो हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं दे देता हूँ अपना इंट्रोडक्शन। माय नेम इज आकाश, जैसे कि इसमें भी दिख रहा है आकाश नोटबुक लिखा हुआ है। ठीक है, माय नेम इज आकाश एंड I have completed my Master of Science from IIT in Physics। ठीक है, ये मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन था। इसके बाद मैंने क्वालिफाई किया है CSIR नेट JRF। ठीक है, नेट JRF जिसको बोलते हैं। ठीक है, गेट पास किया हुआ है, जेम को पास किया हुआ था, तभी IIT में एडमिशन मिला था। ठीक है, उसके अलावा मैंने JEE मेंस भी क्वालिफाई किया हुआ है। ठीक है, ये सारे टेस्ट एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फ्रीक्वेंसी एंड प्रेशर। ठीक है, इसमें हमें सबसे पहले निकालना है डायमेंशन क्या होते हैं लीनियर मोमेंटम के। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो देखो, लीनियर मोमेंट अगर किसी का भी डायमेंशन लिखना हो तो हम सबसे पहले उसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं। तो लीनियर मोमेंटम को हम लिखते हैं P से, तो P हो जाता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मास का हमारा डायमेंशन होता है m1 और वेलोसिटी हमारे पास होती है लेंथ अपॉन टाइम, तो L1 और टाइम इनवर्स। ठीक है, तो इसके डायमेंशन हो जाता है m1 L1 t माइनस 1। ठीक है, अभी सेकंड आता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सेकंड आता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, तो इससे सिंपलेस्ट इसका डायमेंशन आ जाता है t⁻⁻1। ठीक है, और अगर एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो m0 L0 t-1 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, पर ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, अभी हमारे पास थर्ड आता है प्रेशर। ठीक है, प्रेशर का हमारे पास फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, और फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो स्टैंडर्ड होती है, बहुत बार यूज होती है, तो फोर्स की डायमेंशन आपको खुद भी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो फोर्स की डायमेंशन होती है m1 L1 t-2। ठीक है, ये सबको याद होनी चाहिए। एरिया की डायमेंशन क्या होती है? एरिया होता है हमारे पास लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, तो एक की डायमेंशन हो जाती है L स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन आ जाती है m1 L-1 t-2। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास प्रेशर की डायमेंशन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अभी देखो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये है, हमें इनकी डायमेंशन निकालनी है। ठीक है, और इनके एक दो फॉर्मूले भी हमारे पास गिवन है, अगर किसी को हेल्प चाहिए तो उससे उस फॉर्मूले से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो फॉर्मूलेज गिवन है बुक में, उसमें से अगर आप देख सकते हो। ठीक है, अभी इसका मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हमें निकालनी है डायमेंशन एंगुलर स्पीड की। एंगुलर स्पीड ए होता है। ठीक है, एंगुलर स्पीड ओमेगा के लिए हमें फॉर्मूला भी गिवन है θ2 माइनस θ1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, देखो अभी ये तो है हमारे पास एंगल का डिफरेंस। एंगल का डिफरेंस के लिए हमारे पास कुछ डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि एंगल हमारे पास हमेशा डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन हो जाती है नील। ठीक है, 1 मान लो इसको। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती है टाइम की डायमेंशन। तो टाइम की डायमेंशन क्या आती है? t। तो इसका आंसर हो जाता है टाइम इनवर्स। ठीक है, अभी बी में देखो हमारे पूछा गया है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी की हमने पहले निकाल रखी है टाइम इनवर्स, और नीचे जो टाइम है इसकी आ जाएगी टाइम इनवर्स, तो आ जाएगी t⁻⁻2। तो ये इसकी डायमेंशन हो गई। ठीक है, अभी ये देखो हमारे पास नंबर सी आता है टॉर्क। टॉर्क के लिए हमारे पास फॉर्मूला गिवन है। टॉर्क के लिए F इंटू आर। ठीक है, ये होता है फोर्स, आर होता है रेडियस। फोर्स के लिए मैंने बताया था m1 L1 t-2 और आर लेंथ ही है L1। ठीक है, तो हमारे पास इसकी डायमेंशन हो जाती है m1 L2 t-2। तो ये हमारे पास हो जाती है टॉर्क की डायमेंशन। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास आता है ऑप्शन डी में, हमसे पूछा गया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के लिए फॉर्मूला गिवन है mr स्क्वायर।
ठीक है। तो एम है यहाँ पर मास की डायमेंशन एम ही होती है, और आर है हमारे पास लेंथ या फिर से रेडियस लेंथ ही होती है, एम एल स्क्वायर। ठीक है, सिंपलेस्ट डायमेंशन थी, इजीली आ गई। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन थर्ड आता है, देखो इसमें भी डायमेंशन ही पूछी गई है। ठीक है, डायमेंशन के साथ साथ उसमें कुछ फॉर्मूलाज गिवन है उसके, तो इसको जब पेस्ट करता हूँ, ये देखो ये रही, ये हमारे पास प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें हमारे पास डायमेंशन पूछी गई है इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की और मैग्नेटिक परमिबिलिटी की। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास रिलेटिव फॉर्मूलाज गिवन है सब के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इनकी डायमेंशन निकालनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं ए से। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये फॉर्मूला गिवन है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, एफ अपॉन क्यू। ठीक है, फोर्स के लिए तो मैंने बता रखा है m1 L1 T-2। ठीक है, और चार्ज हमारे पास होता है, करंट के लिए देखो क्या होता है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो इससे हमारे पास चार्ज की डायमेंशन क्या आ जाती है, क्यू की डायमेंशन या स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से लिख सकते हैं, इसी आ जाती है आई टी। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन आ गई आई टी। करंट की डायमेंशन को हम लिखते हैं आई से, तो हमारे पास आ जाती है m1 L1 T⁻³ I -1। तो ये हमारे पास डायमेंशन आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, m1 L1 T-3 I -1। ठीक है, इसके बाद देखो आती है हमारे पास ऑप्शन बी, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला गिवन है, ये वाला गिवन, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। इससे हमारा ये वाले फॉर्मूले से हम एफ की वैल्यू निकाल लेंगे, उससे इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला बन जाता है एफ अपॉन क्यू वी। ठीक है, तो देखो इसकी हो गई m1 L1 T-2 और चार्ज की बताई थी आई टी, और वेलोसिटी की होती है LT-1, मतलब लेंथ पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है m1 L की पावर देखो ऊपर भी एक है नीचे भी एक है। ठीक है, तो L की हो जाएगी 0, T की पावर कितनी हो जाएगी, T की पावर हो जाएगी -2। नीचे देखो ये है -1 और ये है 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और करंट की क्या हो जाएगी हमारे पास -1। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन को अगर L को हम ना भी लिखे तो भी लिख सकते हैं m1 T-2 I -1। तो ये हमारे पास हो जाती है डायमेंशन मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, अभी देखो ऑप्शन सी में हमसे पूछा गया है मैग्नेटिक परमिबिलिटी, जो हम म्यू से लिखते हैं। ठीक है, म्यू से लिखते हैं, इसके लिए जब फॉर्मूला लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास ऊपर फॉर्मूला गिवन है उससे लिखेंगे तो ये आ जाएगा b इंटू 2πa अपॉन आई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, और b की हमने डायमेंशन पहले से निकाल रखी है, इस डायमेंशन को हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। इसको पुट कर देंगे तो आ जाएगी m1 L की तो पावर 0 थी, L को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, m1 T-2 I -1 अपो इंटू 2π की कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, a है हमारे पास डिस्टेंस, तो a की डायमेंशन होती है l, और नीचे आ जाता है i। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करते हैं तो इसकी डायमेंशन आ जाती है m1 L1 T-2 I -2। तो ये हमारे पास डायमेंशन आ जाती है इसकी। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद आता है क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को पेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपको कभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट को पुट कर सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ में जो भी इसकी पीडीएफ बन रही है, इसकी पीडीएफ को मैं साथ साथ आपके पास लिंक में डाल दूंगा। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, और एक गूगल क्लासरूम पे एक लिंक बना रहा हूँ, वहाँ से ज्वाइन करके आप कुछ भी मेरे से डाउट पूछ सकते हो, कुछ भी मेरे से प्रॉब्लम पूछ सकते हो, और वहाँ पे मैं सारे नोट्स अपलोड कर दिया करूँगा। ठीक है, अभी देखो इसमें पूछी गई है डायमेंशन, पूछी गई है कुछ क्वांटिटीज़ की। ठीक है, उनकी हमें डायमेंशन निकालते हैं। ठीक है, तो अभी देखो सॉल्यूशन। अभी देखो डायमेंशंस के लिए हमारे पास सबसे पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए किस चीज़ के क्या फॉर्मूला होते हैं। ठीक है, तो ये देखो फॉर्मूला अगर मान लिया आपको ध्यान नहीं है या फिर याद नहीं है, तो ये धीरे धीरे आगे आगे जब पढ़ते जाओगे क्लास में तो आपके धीरे धीरे फॉर्मूले याद होने लग जाएंगे। ठीक है, ये क्योंकि हार्ड फॉर्मूलाज नहीं है, और क्योंकि स्टार्टिंग वाले चैप्टर में तो गिवन है खुद से ही फॉर्मूला, तो फिर आपको डायमेंशन निकालने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो फोर्थ में पार्ट ए आता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट
मोमेंट के लिए हमें सबसे पहले डायमेंशन निकालनी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला गिवन है हमारे पास, P इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, ठीक है, Q इंटू डी। क्यू हमारे पास बताया चार्ज है, ए हमारे पास है डिस्टेंस, ठीक है। तो चार्ज की होती है I इंटू टी और डी हमारे पास डिस्टेंस, डिस्टेंस जो लेंथ ही होती है। तो इसकी जब डायमेंशन निकालेंगे तो ये आ जाएगी L1 T1 I1, ठीक है। तो ये हमारे पास डायमेंशन आ गई है डाइपोल मोमेंट की, ठीक है। बी ऑप्शन बी देखते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की निकालनी हो तो हम निकाल लेंगे, और ये थी हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो I और A, ठीक है। I हमारे पास क्या होता है, I हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक करंट, करंट की I रहती है, ठीक है। एरिया क्या होता है, लेंथ स्क्वायर। तो ये हो जाएगी, इसकी डायमेंशन हो जाएगी I1L2, ठीक है। अभी ये दो ही थे ऑप्शन 4 में तो, और 5th में देखो, क्वेश्चन नंबर 5th को पेस्ट करते हैं। ये देखो 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन में हमसे डायमेंशन पूछी गई है प्लैंक्स कांस्टेंट की, और ये प्रॉब्लम देखो, ये प्रॉब्लम इस पे बेस्ड फॉर्मूला पे बेस्ड प्रॉब्लम हमारे पास पहले भी जेई मेंस में या फिर बाकी और एग्जाम्स में आई हुई है, और मैंने खुद भी कोई एग्जाम दिए हुए हैं उनमें देखा हुआ है। एनडी टाइप के एग्जाम में भी कभी कभी आ जाती है ऐसी प्रॉब्लम, ठीक है। तो अभी देखो इसका सॉल्यूशन क्या है। इसमें हमसे पूछा गया है प्लैंक्स कांस्टेंट H की डायमेंशन बतानी है, जब ये फॉर्मूला ये होता है E इज इक्वल टू एच न्यू, या पे E होता है एनर्जी और न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच न्यू। तो देखो H हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट, इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो आ जाएगा E अपॉन न्यू, ठीक है। ये होता है हमारे पास एनर्जी। एनर्जी को हम देखो, एनर्जी को हम लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्टेंस की फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि फोर्स हमारे पास सबसे इजी डायमेंशन होती है याद करने के लिए, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अगर किसी को एनर्जी की डायमेंशन याद है तो अच्छी बात है, वरना आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी की होती है 1 अपॉन टाइम, तो 1 अपॉन टाइम की डायमेंशन 1 अपॉन टाइम, या फिर इसको लिख सकते हैं टाइम इनवर्स, ठीक है। इसके देखो, इसको हम लिख सकते हैं टाइम इनवर्स, ठीक है। अब हम इसके लिख देंगे फोर्स की M1L1 T-2 इंटू डिस्टेंस होता है लेंथ ही, और नीचे आ गया T इनवर्स। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा M1L2 T-3, ठीक है। तो ये हमारे पास डायमेंशन आ जाती है M1L2 T-3, और ये हमारे पास डायमेंशन आ गई है प्लैंक्स कांस्टेंट की, ठीक है। 5th क्वेश्चन हमने कर लिया है। सॉरी वेट, ये देखो, ये नीचे है t की पावर -1 है, ठीक है, ऊपर t की पावर -2 है, ठीक है। -2 -1, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन ऐसी आती है M1L2 T-1, ठीक है। तो ये इसकी डायमेंशन हो जाती है। अभी देखो क्वेश्चन 6 में हमसे पूछा गया स्पेसिफिक हीट के बारे में, स्पेसिफिक हीट की डायमेंशन। देखो हर किसी को ये सब देखने में अगर स्लो लग रहा है तो आप स्किप कर सकते हो थोड़े से टाइम के लिए, और साथ साथ में अगर मान लो आपको स्लो लग रहा है वीडियो तो आप इसको 1.5x पे या फिर 2x पे चला सकते हो, अगर मान लो आपको आता है तो, ठीक है। YouTube पे ये फायदा होता है कि अगर हम किसी भी वीडियो को 1.5x पे देखना चाहें, 2x पे देखना चाहें तो हम देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें हमारे पास डायमेंशन पूछी गई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C की, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास ये गिवन है, ये फॉर्मूला गिवन है, और फॉर्मूला का यूज करके हमें डायमेंशन निकालनी है, ठीक है। तो देखो T2 -T1 ये हमारे पास दो टेम्परेचर्स का डिफरेंस है, इनको हम डेल्टा टी से भी लिख सकते हैं, इनको डेल्टा टी से लिख सकते हैं। तो हमारे पास इसका अगर पहले का फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा C इज इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा T, ठीक है। तो Q क्या होता है हमारे पास, Q हमारे पास यहाँ पे चार्ज नहीं होता, सबसे पहले तो ये ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। Q होता है हमारे पास हीट, और हीट होती है एनर्जी की फॉर्म, ठीक है। तो इसके लिए डायमेंशन होती है फोर्स इंटू लेंथ, या फिर कुछ भी तरीके से एनर्जी की डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। M1L2 T-2 आई थी, ठीक है, पहले भी हमने इसको सोल्व किया हुआ है। अपन देखो मास तो नीचे M आ जाएगा, और टेम्परेचर के लिए हम लिखते हैं K से लिखते हैं डायमेंशन, क्योंकि K टेम्परेचर के लिए कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर के लिए T नहीं लिख सकते क्योंकि T पहले हम टाइम के लिए लिख चुके हैं,
ठीक है। जब हम इसको सोल्व करके लिखेंगे तो आ जाएगा L2 T-2 और K-1। तो ये हमारे पास डायमेंशन आ जाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। अभी हमें लिखना है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, और अल्फा के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करके अल्फा के लिए लिखनी पड़ेगी डायमेंशन, ठीक है। तो अभी देखो इस वाले फॉर्मूले से अगर हम इसको जब अल्फा के लिए फॉर्मूला लिखते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है L1 माइनस L2 अपॉन L0 डेल्टा टी। देखो L1 माइनस L2 जो हमारे पास होता है, देखो L1 माइनस L2 क्या होता है, चेंज इन लेंथ, तो इसकी डायमेंशन भी लेंथ वाली होगी, तो चेंज इन लेंथ की होती है और लेंथ की डायमेंशन सेम होती है, ठीक है। और नीचे हमारे पास लेंथ है और ये नीचे जो आता है केल्विन है, ठीक है। तो इसको जब सोल्व करते हैं तो इसकी आ जाती है केल्विन इनवर्स, ठीक है। अभी हमारे पास आता है पार्ट सी में हमसे क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है गैस कांस्टेंट की। गैस कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला होता है PV इक्वल टू nRT से, nRT से हम गैस कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। तो आर का हमारे पास फॉर्मूला क्या जाता है, R इज इक्वल टू PV अपॉन NT, ठीक है। तो P है होता है हमारे पास प्रेशर और V होता है हमारे पास वॉल्यूम, ठीक है। तो प्रेशर देखो, प्रेशर के लिए हमने पहले भी निकाली हुई है, प्रेशर के लिए डायमेंशन होती है M1 L-1 T-2 और वॉल्यूम हमारे पास होती है L3, ठीक है। वॉल्यूम के लिए ये जो ईजी डायमेंशन क्वांटिटीज है वो आपको याद रहनी चाहिए, ताकि आपको जब एग्जाम्स में ऐसी प्रॉब्लम आए तो आपको सोल्व करने में ज़्यादा टाइम न लगे। N होती है हमारे पास, N की डायमेंशन होती है मोल, इसको मोल से ही लिखते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर की होती है केल्विन। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास डायमेंशन आ जाती है M1 L2 T-2 केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो ये हमारे पास डायमेंशन आ जाती है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 पेस्ट कर देता हूँ पहले, ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। हमें देखो फोर्स, लेंथ और टाइम को हम ले रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। तो इनकी फॉर्म में हमें बाकी और फॉर्मूलेज की डायमेंशन लिखनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो इनके लिए फॉर्मूला लिखेंगे कि इनके लिए फॉर्मूला कैसे बनता है। अगर मान लें इनकी फॉर्म में हमें लिखना पड़े तो इनके लिए फॉर्मूला कैसे बनता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट क्या है भाई, एक तो है फोर्स जिसको हम लिखते हैं F से, एक है हमारे पास लेंथ जिसको हम लिखेंगे L से, और एक हमारे पास टाइम जिसको लिखेंगे T से, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले हमारे पास आता है फोर्स, सबसे पहले हमारे पास आती है डेंसिटी। तो डेंसिटी की लिखनी है, ठीक है। तो डेंसिटी हमारे पास होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मास को अगर फोर्स और बाकी और की टर्म में लिखना पड़े तो हम देखो कैसे लिखेंगे फोर्स को, ठीक है। मास को हम अगर लिखते हैं तो लिख देंगे इसको, मास होता है हमारे पास फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन इनटू ये होता है वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, ठीक है। अब एक बार इसकी डायमेंशन लिख लेंगे, उन फॉर्म्स में अगर हमारे पास इजीली बन पाती है तो लिख लेंगे, ठीक है। देखो फोर्स के लिए तो है फोर्स, एक्सेलरेशन की डायमेंशन वैसी होती है हमारे पास LT-2, LT-2 हमारे पास यहाँ पे फंडामेंटल्स में है गिवन L और T, ठीक है। और देखो एक हमारे पास बच रही है वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए हम लिख देंगे नीचे L², ठीक है। तो जब हम इसको सोल्व करके लिखते हैं तो हमारे पास क्या डायमेंशन हो जाती है F अपॉन देखो F L, देखो ये देखो हमने वॉल्यूम की डायमेंशन L³ लिखनी थी, L² लिख दिया, ठीक है। तो वॉल्यूम की डायमेंशन L³ आती है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे तो आ जाती है F L⁻⁻⁴ और T⁻²। तो ये हमारे पास डायमेंशन आ जाती है डेंसिटी की, ठीक है। अभी हमें लिखनी है प्रेशर की। प्रेशर के लिए तो हमें सिंपली फॉर्मूला पता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स को हम मान के चल रहे हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स में, ठीक है। और एरिया की होती है हमारे पास लेंथ स्क्वायर, क्योंकि लेंथ को भी हम स्टैंडर्ड से मान रहे हैं। तो इसके लिए जब हम लिखेंगे तो ये हमारे पास इजीली आ जाएगी F
L-2। ठीक है, तो ये हो गई। अभी देखो पार्ट सी में हमारे पास क्या पूछा गया है, पार्ट सी में हमसे पूछा गया है लीनियर मोमेंटम। ठीक है, या फिर मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम दोनों, जब भी अगर आपके पास मोमेंटम गिवन हो तो आप सोल्व करते हो लीनियर मोमेंटम को। ठीक है, लीनियर मोमेंटम के लिए मैंने सबसे स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन आया था, उसमें बताया था P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अभी देखो हमारे पास मास इंटू वेलोसिटी के लिए हमें लिखना पड़ेगा, तो हम ऐसे कैसे लिखेंगे कि देखो वेलोसिटी तो हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं है, ना ही हमारे पास मास किसी स्टैंडर्ड यूनिट्स में है। ठीक है, तो हम इन दोनों को अगर एक्सप्लेन करके लिखते हैं तो मास को हमने लिखा था फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन लिख लेंगे, और वेलोसिटी को हम लिख देते हैं L-T-1। ठीक है, तो L और T तो हमारे पास स्टैंडर्ड ऑलरेडी थी, तो देखो फोर्स को लिख देंगे F। एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास क्या होती है L-T-2 इंटू L-T-1। ठीक है, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो देखो इसके लिए क्या वैल्यू आ जाएगी, सारे के सारे ये कट जाएंगी, टाइम की पावर एक -1 बचेगी, फोर्स इंटू टी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाती है लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला। ठीक है, और लीनियर मोमेंटम का एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स, मीन्स की रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ से भी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, ये नहीं होता। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा P की लीनियर मोमेंटम क्या जाती है F इंटू डेल्टा T, तो यहाँ से फोर्स इंटू टाइम ऐसे भी निकल सकता है। ठीक है, और ये आपको आगे पढ़ने में आएगा, जब आप न्यूटन्स लॉ पढ़ोगे उसमें आएगा। ठीक है, अभी देखो हमारे पास पार्ट 4 क्या है, हमारे पास एनर्जी की। एनर्जी के लिए हम लिख सकते हैं, एनर्जी को देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो एनर्जी को लिख देते हैं फोर्स इन, एनर्जी की डायमेंशन होती है वही वर्क की होती है। ठीक है, एनर्जी की और वर्क की सेम होती है। ठीक है, तो वर्क के लिए क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स की डायमेंशन F, डिस्प्लेसमेंट की L, डायरेक्ट लिख देंगे, आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो 7th क्वेश्चन कर लिया, अभी 8th क्वेश्चन करते हैं। एट्थ क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन ये है, हमें यूनिट कन्वर्जन करवा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें यूनिट कन्वर्ट करनी है, ग्रेविटी को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर पर मिनट में। ठीक है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इसको हम लिखने वाले हैं, सबसे पहले तो इसको इजीएस्ट फॉर्म में लिखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद देखो 10 तो हमारा एज इट इज आ जाएगा, मीटर को हमने लिखना है सेंटीमीटर में, तो आ जाएगा 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन ये है 1 सेकेंड स्क्वायर, इसको हमें लिखना है मिनट स्क्वायर में। ठीक है, तो इसको लिख देंगे 1/60 मिनट, और ये आ जाएगा होल का स्क्वायर, क्योंकि सबका स्क्वायर लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए जब आएगा तो इसको लिख देंगे 10 × 10⁻² इंटू 60 स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। ठीक है, इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाती है 36 × 10⁵ सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। ठीक है, जब भी अगर किसी यूनिट को कन्वर्ट करते हैं और अगर उस पर स्क्वायर है तो उसको पूरे के पूरे पे स्क्वायर लेके चलते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 36 × 10⁵ सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो प्रॉब्लम नंबर 9 है हमारे पास। प्रॉब्लम 9 में हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास एवरेज स्पीड गिवन है। ठीक है, और हमें उस स्पीड को कन्वर्ट करना है SI यूनिट्स में। ठीक है, देखो ये है क्वेश्चन 9, इसका जब सॉल्यूशन लिखते हैं तो हमारे पास ये स्पीड गिवन है। ठीक है, स्पीड ऑफ स्नेल की स्पीड गिवन है, इसको लिख देते हैं स्पीड ऑफ स्नेल को स्पीड S ऑफ S से लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन है 0.020 माइल्स पर हावर। ठीक है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है SI यूनिट्स में। SI यूनिट ऑफ स्पीड की SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम माइल्स को कन्वर्ट करेंगे मीटर में। ठीक है, तो आ जाएगा 0.020 इंटू 160
0। ठीक है, ये हमारे पास कन्वर्जन किसके लिए होता है, ये हमारे पास कन्वर्जन होता है किसी भी 1 माइल में होते हैं 1600 मीटर्स। ठीक है, 1600 मीटर होता है 1 माइल, जो हम जनरली अगर हम जब पढ़ते हैं, हम रेस करते हैं ग्राउंड की, तो हम बोल देते हैं कि 1 माइल की रेस है, तो हम उसमें बोलते हैं 1600 मीटर। ठीक है, तो 1 माइल होता है 1600 मीटर। ठीक है, अब हम देखो हार्स को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो एक हार में हो जाती है 60 मिनट, और मिनट को जब सेकंड में करते हैं और 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है, इसको मैं जब सोल्व करता हूँ तो इसकी वैल्यू आती है 0.0089 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.0089 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को ये होता है सबसे स्टैंडर्ड तरीका लिखने का, और ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं रहता। ठीक है, अभी देखो, अभी हमारे पास किसकी स्पीड, एवरेज स्पीड गिवन है। एवरेज स्पीड हमारे पास लेपर्ड की भी गिवन है, तो स्पीड ऑफ लेपर्ड को हम लिख देते हैं 70 माइल्स पर आवर। इसको भी सिमिलर कन्वर्ट करेंगे, 70 माइल्स को 70 मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 70 इंटू 1600 मीटर अपॉन हार्स को 3600 सेकेंड। ठीक है, तो जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 31 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आंसर हो जाता है, हमारे पास किसके लिए आंसर हो जाता है, ये स्पीड इन SI। ठीक है, अब देखो हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, क्वेश्चन 9। ठीक है, अभी क्वेश्चन 10th करने वाले हैं। ये देखो, इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को स्टडी करते हैं, क्वेश्चन में कह क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है हाइट ऑफ मर्करी कॉलम इन बैरोमीटर इन ए कलकत्ता लेबोरेटरी वाज रिकॉर्डेड एट 75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें हमारे पास हाइट मेजर कर दिया, हाइट बता दी इसने, मर्करी कॉलम की कितनी हाइट होती है बैरोमीटर में। ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 75 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास गिवन क्वांटिटी है। इसके बाद हमसे पूछा गया है इसकी हमें क्या निकालनी है, प्रेशर की वैल्यू निकालनी है SI यूनिट्स और CGS यूनिट्स में। ठीक है, और प्रेशर का हमारे पास फॉर्मूला भी गिवन है। ठीक है, और हमारे पास फॉर्मूले में जो जो क्वांटिटी यूज हो रही है उनकी वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, तो ये देखो, सबसे पहले H का यूज हो रहा है। H हमारे पास हाइट है, तो ये देखो बैरोमीटर की हाइट गिवन है 75 सेंटीमीटर, और हमारे पास रो क्या होता है, डेंसिटी भी गिवन है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है, और G की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो प्रेशर के लिए सिंपल फॉर्मूला हम यूज कर देंगे, प्रेशर इज इक्वल टू H रो G। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, जब हम SI यूनिट्स में निकालते हैं तो सारी की सारी वैल्यूज हम SI यूनिट्स में लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सारी की सारी वैल्यूज को SI यूनिट्स में लेंगे। ठीक है, तो देखो हाइट तो 75 सेंटीमीटर है, इसको जब मीटर में लिखेंगे तो हो जाएगा 0.75 मीटर। ठीक है, हाइट की वैल्यू हो गई। रो हमारे पास होती है डेंसिटी, और हमें डेंसिटी किसकी लिखनी पड़ेगी, डेंसिटी हमें लिखनी पड़ेगी मरकरी की डेंसिटी, और मरकरी की डेंसिटी को लिखने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी की को मल्टीप्लाई करना होता है डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ। ठीक है, तो ये होता है डेंसिटी को लिखने के लिए फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे 13.6, इसको लिखेंगे 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, और उसके बाद हम लिख देते हैं G की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी SI यूनिट्स में है। ठीक है, तो हमने सारी की सारी वैल्यूज SI यूनिट्स में लिख दिया, तो हमारे पास यूनिट किस में आ जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है 10 टू द पावर 10 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो इसको हम पास्कल्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अभी देखो CGS में होता है, CGS में हमारे पास, अगर हम CGS में प्रेशर की लिखते हैं यूनिट, तो हमें देखो मल्टीप्लाई किससे, हमें मल्टीप्लाई करना होता है डायरेक्ट, हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, जिससे हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाता है CGS में। ठीक है, तो देखो इसको जब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर न्यूटन नहीं आएगा। ठीक है,
SI यूनिट जब हम सीजीएस में लिख रहे हैं तो सीजीएस वाली लिखेंगे, ठीक है। तो उसको लिखते हैं डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बारे में कन्वर्जन पहले भी इस चैप्टर में दिए हुए हैं, ठीक है। अभी ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आए तो आप मेरे पास गूगल क्लासरूम के वाया कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और गूगल क्लासरूम का लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। और साथ साथ में इस चैप्टर के बारे में ये जो भी मैं पीडीएफ डाल रहा हूँ ये सारी पीडीएफ साथ साथ में अपलोड भी कर दूंगा इस डॉक्यूमेंट की पीडीएफ बना के, ठीक है। अभी देखो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है एसआई यूनिट ऑफ पावर गिवन है, ठीक है। पावर की वैल्यू गिवन है 10 वाट 100 वाट, ठीक है। और हमें उसको कन्वर्ट करना है सीजीएस में, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो पावर की अगर मान ले किसी भी चीज़ को हम कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले उसकी एसआई यूनिट लिखते हैं, एसआई यूनिट, या फिर उसकी सबसे पहले उसके डायमेंशन लिखेंगे, सबसे आसान रहता है उसका डायमेंशन लिखना। तो पावर होती है हमारे पास, देखो पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। इसके लिए जब हम इसकी डायमेंशन लिखते हैं तो इसकी डायमेंशन आती है m1 L2 T-2 अपॉन टाइम की डायमेंशन होती है टाइम, तो इसकी डायमेंशन आ जाती है m1 L2 T-3, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसकी लिखेंगे एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या हो जाती है हमारे पास किलोग्राम, लेंथ होते हैं हमारे पास मीटर स्क्वायर और पर टाइम क्यूब, ठीक है। एसआई यूनिट ये आ गया हमारे पास। इसके साथ साथ हम लिखते हैं सीजीएस यूनिट। सीजीएस में देखो मास होता है हमारे पास ग्राम में, लेंथ हमारे पास किस में होती है, लेंथ हमारे पास होती है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, ठीक है। अभी देखो हमारे पास पावर गिवन है, एसआई में होती है हमारे पास पावर वाट में, इसी चीज को हम वाट भी से भी लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास 100 वाट पावर गिवन है, ठीक है। 100 वाट के लिए हम लिख देंगे 100 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, ठीक है। अब देखो 100 तो एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख देंगे 10⁻² के फॉर्म में ताकि थोड़ा सा इजी रहे, ठीक है। किलोग्राम को जब हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻³ ग्राम, 1 किलोग्राम को ऐसे लिख सकते हैं। और हमारे पास मीटर स्क्वायर को जब सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे तो आ जाएगा 10⁻² सेंटीमीटर होल स्क्वायर, ठीक है। और सेकंड तो हमारे पास सेकंड ही होता है, ठीक है। अब जब हम इसको लिखेंगे तो आ जाएगा 10⁻² इंटू 3 इंटू इसका होल स्क्वायर है 10⁻4 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। तो ये हमारे पास सीजीएस में आ गई। अब जब इसको सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है 10⁻9 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। तो ये वैल्यू हो जाती है हमारे पास पावर की सीजीएस यूनिट्स में, ठीक है। इसको हम अगर दूसरी फॉर्म में लिखते हैं तो लिख सकते हैं 10⁻9 आर्ग्स पर सेकंड, ठीक है। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, हमसे मेनली ये वैल्यू पूछी गई थी, ठीक है। अब क्वेश्चन 11 तो हमने कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम करने वाले हैं क्वेश्चन 12। ये देखो ये है हमारे पास क्वेश्चन 12, ठीक है। अभी देखो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है किसी, देखो हमारे पास नॉर्मल जो टाइम होता है, ठीक है, उसको हम लिखते हैं सेकंड्स में, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम की यूनिट्स गिवन है दूसरी यूनिट्स, ठीक है। तो हमारे पास हमने जब कोई टाइम मेजर किया, किसी प्रैक्टिकल पीरियड में कोई टाइम मेजर किया तो वो आ गया हमारे पास 100 मिनट, ठीक है। जो फालतू की वैल्यू होती है, जो हमारे पास बिना काम की चीज़ होती है, उन चीज़ों को हमें देखना ही नहीं चाहिए। जैसे कि ये हमारे पास आईएससी फिजिक्स ये वाली चीज़ें हमारे कुछ काम की नहीं है, तो ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान मत दिया करो, ठीक है। तो हमारे पास देखो टाइम की वैल्यू गिवन है, टाइम को जब हम टी से लिख लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास गिवन है 100 मिनट, ठीक है। और हमारे पास देखो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है माइक्रो सेंचुरीज में, ठीक है। और देखो माइक्रो सेंचुरीज को हम लिख सकते हैं ऐसे ईयर्स में, फिर ठीक है।
तो हम मिनट से ईयर्स में हम इजीली जा सकते हैं, फिर ईयर्स से हम माइक्रो सेंचुरी में चले जाएंगे। ठीक है, तो हम देखो स्टार्ट करने वाले हैं मिनट से ईयर में जाने वाले हैं। ठीक है, तो देखो 100 मिनट को से जब हम हार में जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास हार। ठीक है, और देखो इससे जब हम हार से जब डे में जाएंगे, एक हार्स में होते हैं 24 आवर्स में होता है 1 डे। ठीक है, 24 डे, ये हम डे में चले गए। डे के बाद हम ईयर में जा रहे हैं, तो देखो कैसे जाएंगे डे से ईयर में। 365 डे में एक ईयर होता है। ठीक है, 60 इंटू 24 इंटू 365, तो ये हमारे पास हो गया ईयर में। ठीक है, अभी देखो हमें ईयर से लिखना है माइक्रो सेंचुरी में। ठीक है, तो एक ईयर में कितने माइक्रो सेंचुरी होंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास गिवन है 10⁻⁻6 इंटू 100 ईयर इज इक्वल टू 1 माइक्रो सेंचुरी। ठीक है, अभी हमें एक ईयर में कितनी माइक्रो सेंचुरी होंगी वो निकालना है। ठीक है, तो इस वाली टर्म को इधर लेके चले जाएंगे डिवाइड में। ठीक है, 10⁻⁻6 इंटू 100 माइक्रो सेंचुरी। ठीक है, माइक्रो सेंचुरी। ठीक है, इसी चीज़ को जब हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो ये देखो 10⁻⁻6 है, ये 10⁻2 है, तो हो जाएगा 10⁻⁻4 नीचे की साइड, तो ऊपर की साइड हो जाएगी 10⁻4 माइक्रो सेंचुरी। ठीक है, एक ईयर में इतनी माइक्रो सेंचुरी होती हैं, तो इतने ईयर्स में क्या हो जाएंगे, 10⁻4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 इंटू 10⁻4 अपॉन 60 इंटू 24 इंटू 365 माइक्रो सेंचुरी। जब हम इसको जब सोल्व करके लिखते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1.9 माइक्रो सेंचुरी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, और ये मैंने किसके लिए कन्वर्जन के लिए किया था, ये मैंने कन्वर्जन के लिए किया था 1 ईयर में कितनी माइक्रो सेंचुरी होंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन इजी हैं, बस हमें समझने की देर है। ठीक है, एक बार समझ में आने लग जाएंगे तो हमें सारे के सारे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन 13 करने वाले हैं। ठीक है, सरफेस टेंशन गिवन है हमारे पास, सरफेस टेंशन गिवन है हमारे पास वाटर की 72 डाइंस पर सेंटीमीटर। ठीक है, देखो सरफेस टेंशन हमारे पास क्या है, 72 डाइन पर सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट करना है एसआई यूनिट्स में, तो डाइंस हमारे पास सीजीएस यूनिट्स में होता है, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है हमारे पास न्यूटन, और सेंटीमीटर की एसआई यूनिट होती है हमारे पास मीटर। तो हमें देखो डाइंस को तो कन्वर्ट करना है, हमें कन्वर्ट करना है न्यूटन में, और सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है मीटर में। ठीक है, तो ये देखो आ जाएगा 72 इंटू 10 टू द पावर, तो एक डाइन में होते हैं हमारे पास 10 टू द पावर 5 न्यूटन, और एक सेंटीमीटर में हमारे पास होते हैं 10 टू द पावर -2 मीटर। ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करके पूरी का अच्छे से लिखते हैं तो इसकी वैल्यू देखो क्या आ जाती है, इसकी वैल्यू आ जाती है 72 इंटू 10 टू द पावर इंटू 10 टू द पावर 7, सॉरी गलती होगी। ठीक है, तो देखो एक न्यूटन में होते हैं 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक है, और एक डाइन में होते हैं हमारे पास 10 टू द पावर -5 न्यूटन, ये -5 आना था। ठीक है, तो 10 की पावर आ जाएगी, ये देखो 10 टू द पावर -5 को जब हम डिवाइड करते हैं 10 टू द पावर -2 से, तो आ जाएगी 10 टू द पावर -3 न्यूटन पर मीटर। तो इसकी वैल्यू जब हम सोल्व करके लिखते हैं तो जी आ जाती है 0.072 न्यूटन पर मीटर। तो ये हो जाता है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन तो है ही नहीं इसमें। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास गिवन है काइनेटिक एनर्जी के बारे में। ठीक है, और उसमें हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पूछा गया है, उसको हम निकालेंगे। इजी प्रॉब्लम है, किसी भी प्रॉब्लम को पहले समझने की कोशिश किया करो। ठीक है, जब धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगे तो सारी प्रॉब्लम्स इजी लगने लग जाएंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है देखो काइनेटिक एनर्जी गिवन है हमारे पास, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटिंग डिपेंड ऑन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट्स एंगुलर स्पीड। तो हमें बोला गया है कि हमारे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे और एंगुलर स्पीड पे। ठीक है,
तो देखो, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास, तो हम इसको ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं कि मतलब कि बाकी दूसरे की डायमेंशंस की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हमारे पास फॉर्मूला भी दे दिया है, ठीक है। स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, और हमें ओमेगा की फॉर्म में ये लिखना है, ठीक है। अब जब हम इसको लिखने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम इसके लिए सिंपली यूज करेंगे डायमेंशंस की फॉर्म, ठीक है। तो हमारे पास के की डायमेंशन क्या हो जाती है, देखो के सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। काइनेटिक एनर्जी के की तो कुछ डायमेंशन नहीं होती है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई की पावर ए ओमेगा की पावर बी। तो हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। जैसे हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा, उसमें कोई वो नहीं रहेगी, ठीक है। तो हम LHS और RHS की डायमेंशन लिख लेते हैं। देखो LHS में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी होती है एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन सबके लिए सेम होती है, m1 L2 T-2। तो ये हो गई हमारे पास LHS की डायमेंशन। RHS की डायमेंशन लिख लेते हैं, ठीक है। देखो आई है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फॉर्मूला गिवन है 2/5 mr²। तो इसके जब डायमेंशन लिखेंगे आई की पावर ए इंटू ओमेगा की पावर बी, देखो इसकी डायमेंशन लिखेंगे तो आ जाएगी हमारे पास m, तो हमारे पास मास ही होता है, इसकी डायमेंशन मास इंटू L², इसकी होल की पावर ए, ठीक है। ओमेगा को हम लिख सकते हैं टाइम इनवर्स की फॉर्म में, ठीक है, इसकी पावर बी। इसको जब हम सोल्व करके लिखते हैं तो आ जाती है m की पावर a L⁻² 2a, टाइम की पावर आ जाती है हमारे पास -b, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास LHS और RHS के लिए वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। जब हम LHS और RHS में डायमेंशन कंपेयर करेंगे, LHS में तो ये है हमारा, RHS हमारा ये है, तो दोनों के लिए जब डायमेंशन कंपेयर करते हैं तो देखो m की पावर क्या है, इसमें तो है 1, इधर है a, तो a की वैल्यू 1 आ गई। l की पावर क्या है, इधर तो है 2, इधर है 2a, इधर से भी a की वैल्यू आ गई 1, तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। और देखो b की वैल्यू क्या आ जाती है -2। जब हम टाइम की पावर्स को कंपेयर करेंगे तो टाइम की पावर आ जाती है, इधर से आ जाती है -2, इधर से आ जाती है टाइम की पावर -b, ठीक है। तो b की वैल्यू आ जाती है 2 और a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। तो हमने देखो फॉर्मूला स्टार्टिंग में जब फॉर्मूला लिखा था तो वो हमने लिखा था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू k इंटू आई की पावर a और ओमेगा की पावर b, ठीक है। तो हम जब इसका जब फॉर्मूला लिखेंगे तो लिख देंगे सेम के सेम आई टू द पावर a और ओमेगा टू द पावर b। तो इसका फॉर्मूला लिखा जाता है k आई ओमेगा, ठीक है। k हमारे पास कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अगर हमसे a और b की वैल्यू पूछी गई है तो a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं, और हमसे a और b की वैल्यू पूछी थी, ठीक है, यहाँ तक। और अगर हमसे फॉर्मूला पूछता तो हम ऐसे फॉर्मूला भी निकाल देते, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास रिलेटेड है ये देखो क्वेश्चन नंबर 15 को जब पेस्ट कर देते हैं, ये देखो ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो ये देखो 15 में हमें बोला गया है कि हम किसी भी, हमें पता है रिलेटिविटी में हम मास को कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। मास को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी की फॉर्म में, ये हमें बोला गया है, ठीक है। तो हमारे पास देखो हमारे पास एनर्जी होती है, प्रोपोर्शनल होती है, एक तो मास की प्रोपोर्शनल होती है और एक होती है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट की प्रोपोर्शनल में, ठीक है। तो हमें देखो ये रिलेशन निकालना है मास, स्पीड ऑफ लाइट और एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। तो हम तीनों के तीनों फॉर्मूलेज को लिख देते हैं, एनर्जी की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास आसान रहे, ठीक है। तो हम लिख देते हैं एनर्जी इज इक्वल टू मास की पावर है a और स्पीड की पावर लिख देते हैं b, ठीक है। अब हम अगर a और b की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, और हम डायमेंशन कांस्टेंट को नहीं ले रहे हैं बाई चांस, ठीक है। तो देखो LHS और RHS की डायमेंशन लिखेंगे। अब इसके लिए इजीली लिख देता हूँ डायमेंशन सीधे सीधे, ठीक है। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है m1 L2 T-2, ठीक है। एनर्जी की डायमेंशन ये आ गई है। इधर से मास की डायमेंशन आ गई है मास, और उसकी पावर है a, और c की जो होती है हमारे पास L⁻⁻1, उसकी होल पावर है b। इसको जब हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो आ जाएगा ma LB T⁻⁻b, ठीक है।
तो ये एक तो ये फॉर्मूला आ गया, एक ये फॉर्मूला आ गया, क्योंकि LHS और RHS के डायमेंशन फॉर्मूला दोनों के बराबर होंगे, तो हम हर एक पावर के अलग अलग पावर को इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की पावर यहाँ तो है 1, यहाँ a, तो ए की वैल्यू आ गई 1, और b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, b इज इक्वल टू 2, ठीक है। a और b की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हम सिंपली इसको फॉर्मूले में लिख देते हैं, तो हमारे पास आ जाते हैं e इज इक्वल टू m की पावर 1 और c की पावर 2। m की पावर 1 को हम लिख सकते हैं सिर्फ m, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है mc स्क्वायर, e इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है। अगर ऑप्शंस में अगर ऐसे गिवन है e इज इक्वल टू k mc स्क्वायर और k हमारे पास डायमेंशनल कांस्टेंट, तो ये भी करेक्ट होगा, ठीक है, और ये करेक्ट होगा। एक्चुअल फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। एनर्जी को हम मास को जब कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में, तो हमारे पास ये वैल्यू होती है, ठीक है। इसी चीज से हमारे पास आ जाता है मास एनर्जी इक्विवेलेंस का फॉर्मूला, ठीक है। अभी देखो करने वाले हम क्वेश्चन 16, तो ये हमारा 16 क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारे पास इसमें क्या क्या गिवन है, देखो ये हमारे पास गिवन है, इसमें करंट गिवन है, आई को हम मान लेते हैं करंट इन ए कंडक्टर, आर को हम मान लेते हैं रेजिस्टेंस, और वी को हम मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर के अक्रॉस, ठीक है। और हमें देखो ओम्स लॉ से हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है किसी एक क्वांटिटी का प्रोडक्ट होती है दूसरी बाकी दो क्वांटिटीज, ठीक है। तो हमें इनके बीच में फॉर्मूला निकालना है कि कौन कौन सी क्वांटिटीज किसका प्रोडक्ट होंगी, ठीक है। तो हमारे पास सबके लिए डायमेंशनल फॉर्मूले गिवन है, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास आर के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला ये है और वी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला ये है, ठीक है। ये दो हमारे पास फॉर्मूला गिवन है और हमें बोला गया है एक क्वांटिटी किसी दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट होती है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास आई के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, आई, क्योंकि आई हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है, ठीक है। आई हमारे पास करंट होता है जो, ठीक है। आर के लिए हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला है, उसको हम लिख देते हैं m1 L2 I माइनस 2 और टाइम की पावर -3, ठीक है। और हमारे पास v का क्या होता है, v का हमारे पास गिवन है m1 L2 t -3 और I -1, ठीक है। तो हमारे पास देखो हमें बोला गया है कोई दो क्वांटिटी प्रोडक्ट में है और तीसरी क्वांटिटी उनके इक्वल है, ठीक है। तो हमारे पास देखो फॉर्मूला क्या क्या पॉसिबल है, ए आई इंटू आर इज इक्वल टू वी, ठीक है। दूसरा हम मान के चलते हैं आई इंटू वी इज इक्वल टू आर, ठीक है। और तीसरा हम मान के चलते हैं वी इंटू आर इज इक्वल टू आई। अब हम चेक करने वाले हैं इनमें से कौन कौन से फॉर्मूले करेक्ट होंगे, कौन कौन से फॉर्मूले रॉन्ग होंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले वाले को जब हम चेक करते हैं, तो देखो इसकी आई की और आर की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास देखो इसकी डायमेंशन क्या आ जाती है, ठीक है। इसकी डायमेंशन आ जाती है हमारे पास m1 L2 t टू द पावर -3 और i की पावर हमारे पास आ जाएगी -1, ठीक है। और ये हमें डायमेंशन निकालनी है आई आर की, और यही v की डायमेंशन के इक्वल है और ये आई आर की डायमेंशन है, तो ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला करेक्ट हो गया। बाकी और दो फॉर्मूले को तुम अगर चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, दोनों के डायमेंशंस अलग आएंगे, ठीक है। तो ये इजीली आ गई, तो हमारे पास फॉर्मूला हमारी कुछ दिक्कत भी नहीं हुई, ठीक है। अगर मान लो बाकी सबके अगर डायमेंशन निकाल सकते हैं लेफ्ट और राइट से, तो भी हम इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक बार ट्राई करके देख लेना, बाकी सबके डायमेंशंस लेफ्ट और राइट साइड के इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है। अभी देखो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 17। ये देखो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग डिपेंड ऑन द लेंथ बिटवीन नोट्स एंड द टेंशन F इन द स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ m, ठीक है। तो हमें क्या किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है एक्सप्रेशन निकालना है फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके कि फ्रीक्वेंसी का एक्चुअल फॉर्मूला क्या आता है, ठीक है। तो ये देखो हमें ये वैल्यू पता है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी बाकी सब क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो हम इसको देखो फ्रीक्वेंसी को हम लिख देते हैं f से,
एफ को हम बाकी सब की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। कुछ कांस्टेंट भी लिख देते हैं साथ साथ में, ताकि हमारे पास कांस्टेंट का आ जाए, ठीक है। तो देखो के हम मान लेते हैं कांस्टेंट, स्मॉल के, ठीक है, ये हमने मान लिया कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम इसको लिखने वाले हैं, सबसे पहले तो ये देखो लेंथ पे, लेंथ की पावर पे डिपेंड करती है, मान लो हम लेंथ की ए पावर पे डिपेंड करती है, ठीक है। और ये हमारे पास डिपेंड करती है फोर्स पे, फोर्स या फिर टेंशन, टेंशन को हम फोर्स ही लिख देते हैं, ठीक है। फोर्स और टेंशन दोनों के डायमेंशन बराबर होते हैं, ठीक है। टेंशन एक्चुअल एक फोर्स ही होता है, तो फोर्स को हम पावर बी लिख देते हैं। और देखो मास पर यूनिट लेंथ है ना, जो मास पर यूनिट लेंथ है इसकी पावर हम लिख दे रहे हैं सी, एम की पावर हम लिख ले रहे हैं सी। तो एम हमारे पास है मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो हम लेफ्ट साइड और राइट साइड की डायमेंशन लिखेंगे। लेफ्ट साइड की तो इजी है, फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम, तो इसकी टाइम इनवर्स, ठीक है। इनकी डायमेंशन लिखना हमारे पास प्रॉब्लम है, ठीक है। के की कोई डायमेंशन नहीं होती है, लेंथ की होती है डायमेंशन एल ई, इसकी पावर हो गई ए, ठीक है। फोर्स की डायमेंशन होती है हमारे पास m1 L1 टी की पावर -2, इसकी पावर आ गई b। और हमारे पास जो एक m है ये हमारे पास मास नहीं है, ठीक है, इसका ध्यान रखना, ये हमारे पास मास पर यूनिट लेंथ। तो देखो मास अपॉन लेंथ, तो एल इनवर्स की पावर c। जब हम इसकी एक्चुअल फॉर्म में लिखते हैं तो आ जाएगा l की पावर a, m की पावर b, l की पावर b, t की पावर -2b, और यहाँ से m की पावर c, l की पावर -c, ठीक है। अब हम इसको लिखते हैं, m की पावर टोटल पावर को हम लिखते हैं b प्लस c, l की पावर आ जाती है a प्लस b माइनस c, a प्लस b माइनस c, और t की पावर हमारे पास आ जाती है -2b, ठीक है। अब देखो लेफ्ट में हमारे पास इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख देंगे m0 L0 t की पावर -1, ठीक है। अब हम इनकी पावर्स को कंपेयर कर लेंगे, जैसे हमें पहले वाले प्रॉब्लम से किया था। तो देखो सबसे पहले क्या आ जाते हैं, b प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। सेकंड इक्वेशन में क्या है, l की पावर 0, इधर a प्लस b माइनस सी, a प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाते हैं हमारे पास सेकंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन में क्या गिवन है हमारे पास, -2b इज इक्वल टू -1, -2b इज इक्वल टू -1, तो ये आ गई थर्ड। यहाँ से b की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो b की वैल्यू आ जाती है 1/2। b की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी -1/2, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1, ठीक है। इसको तुम खुद से भी ट्राई कर सकते हो, खुद से भी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास देखो फ्रीक्वेंसी की क्या डायमेंशन आ जाती है, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन आ जाती है k, l की पावर क्या थी a, l की पावर मीन्स -1, फोर्स की पावर आ जाती है 1/2 b थी, ठीक है। और मास पर यूनिट लेंथ की पावर आ जाती है हमारे पास c, तो -1/2, तो ये हमारे पास एक्चुअल फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो ये बन जाता है एक्चुअल फॉर्मूला, ठीक है। अभी इसको फॉर्मूले को अगर वैसे एक्चुअल फॉर्मूला से अगर कंपेयर करें तो एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है हमारे पास 1/L स्क्वायर रूट f/m, इसको अगर हम k मान लेते हैं, k कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये एक्चुअली फॉर्मूला ये होता है, और ये फॉर्मूला हमारे इसके कंपेरेबल आ गया है, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला करेक्ट है, ठीक है। अभी देखो लास्ट क्वेश्चन ये आता है, तो ये देखो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 19th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ये देखो ये हमारा प्रॉब्लम है। इसके पहले हमें समझ में आना चाहिए कि इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन के बारे में बेसिक नॉलेज अगर किसी को है तो थोड़ा सा इजी रहेगा, अदरवाइज नहीं है तो भी ज़्यादा कुछ इसमें यूज नहीं है, ठीक है। तो हमसे ये पूछा गया है कि डायमेंशनली करेक्ट है कि डायमेंशनली रॉन्ग है, ठीक है। तो हमें देखो क्या कंपेयर करना है, हमें ये कंपेयर करना है कि इसकी लेफ्ट साइड की डायमेंशन और राइट साइड की डायमेंशन इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। तो देखो LHS हमारे पास ये LHS, इसकी डायमेंशन जब हम लिखेंगे तो dx की डायमेंशन हो जाएगी लेंथ, क्योंकि देखो ये डिस्टेंस है, x भी डिस्टेंस है, a भी डिस्टेंस है, ठीक है। तो dx भी डिस्टेंस है अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर, मतलब लेंथ का स्क्वायर माइनस लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। तो लेंथ अपॉन लेंथ, तो ये हो गया डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। l की पावर 0, ये मतलब डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी LHS, ठीक है। जब हम RHS को लिखते हैं,
RHS हो जाता है 1 लेंथ इंटू साइन इनवर्स के अंदर जो भी एंगल होता है वो तो डायमेंशनलेस होता ही है L/L। तो ये वाली वैल्यू तो करेक्ट है, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन आ जाती है 1/L मीन्स L इनवर्स। तो LHS की जो डायमेंशन थी 1 और RHS की आ गई L इनवर्स, तो ये दोनों ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो नोट करेक्ट। तो ये फॉर्मूला हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, ठीक है। अब देखो वेट, क्वेश्चन नंबर 18 बताना भूल गया हूँ मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 एक्सप्लेन करते हैं। तो ये देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18, इसमें हमें चेक करना है कि कौन कौन सा डायमेंशनली करेक्ट है, कौन कौन सा डायमेंशनली रॉन्ग है। तो इसके लिए देखो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि देखो ये भी जो भी हमारे पास कोस थीटा साइन थीटा जो भी आती है, तो ये वैल्यू सारी सारी एंगल्स की वैल्यू आती है। तो एंगल्स में देखो, एंगल्स में हमेशा डायमेंशनली एंगल जो भी होते हैं हमारे पास डायमेंशनलेस होते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला गिवन है H = 2s cos थीटा अपॉन रो आर जी, ठीक है। तो इसमें देखो LHS की डायमेंशन लिखेंगे, इधर ही लिख देता हूँ, ठीक है। LHS की H की डायमेंशन होती है हमारे पास L, ठीक है। RHS की डायमेंशन लिखने हैं। तो देखो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है 2 कोई डायमेंशन नहीं होती। S है हमारे पास सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है हमारे पास, फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है। तो देखो इसके लिए हम लिख देंगे इसकी डायमेंशन M1 L1 T-2, ये तो फोर्स की अपॉन लेंथ की L, ठीक है। कोस थीटा डायमेंशनलेस होता है। रो हमारे पास क्या होती है, डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास की डायमेंशन M, वॉल्यूम की डायमेंशन L3, ठीक है। इसके बाद होते हैं हमारे पास R हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, R हमारे पास यहाँ पे होता है रेडियस, ठीक है। यहाँ पे गिवन नहीं है, R होता है रेडियस, रेडियस एक लेंथ ही होती है, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन हो जाती है L, ठीक है। इसके पास आते हैं हमारे पास G होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन जो होती है वही हो जाएगी L-T-2, ठीक है। इसको जब हम डायमेंशनली चेक करते हैं पूरे फॉर्मूला को, तो देखो M की क्या डायमेंशन आएगी, M की पावर 1 और नीचे -1, 1 - 1 0, ठीक है। L की पावर यहाँ पे है 1 और 1, ये ऊपर वाले तो दोनों कैंसिल हो गए हैं, ठीक है। नीचे में देखो यहाँ पे है L, यहाँ पे L अपॉन L, नीचे में आप पावर आ जाती है L की पावर -1, इसको ऊपर ले जाएंगे तो L की पावर 1 हो जाएगी। और टाइम देखो, टाइम T की पावर -2 ऊपर है, 2 नीचे, ठीक है। टाइम की 0, तो इसकी डायमेंशन आ गई L। LHS की भी L है और RHS की भी, ठीक है। तो डायमेंशन इक्वल है, LHS = RHS, ठीक है। इसके बाद देखो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या है, V = P/ρ, ठीक है। यही है, P हमारे पास है प्रेशर और रो हमारे पास क्या होता है, रो हमारे पास है गिवन डेंसिटी, ठीक है। तो देखो इसके लिए हम अलग अलग लिख लेते हैं। LHS हमारे पास है वेलोसिटी की हमारे पास डायमेंशन क्या होती है L-T-1। RHS की डायमेंशन लिख देते हैं √, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो ये हो गया फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। और डेंसिटी को हम लिख देंगे, नीचे डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास इंटू वॉल्यूम, ठीक है। अब हम इसकी डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो फोर्स की होती है M1 L1 T-2, वॉल्यूम की होती है L3, नीचे एरिया की हो जाएगी L² और मास की हो जाएगी M, ठीक है। अब हम जब इसको सोल्व करके लिखते हैं तो हमारे पास आ जाती है √L⁻²T⁻², तो इसको जब बाहर आ जाएंगे तो आ जाएगी L-T-1। तो LHS और RHS दोनों इक्वल हैं, तो LHS = RHS। तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। अभी देखो ऑप्शन सी आता है हमारे पास, ऑप्शन सी नहीं, पार्ट सी हमारे पास गया है V = पाई PR⁴ × T, ठीक है, अपॉन 8 नीटा L, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारे पास, ठीक है।
हम देखो इसको लिख लेते हैं, v इज इक्वल टू पाई पी आर टू द पावर 4 टी अपॉन 8 ठीक है। इधर से देखो LHS हमारे पास क्या है, LHS हमारे पास है देखो कैपिटल V क्या होता है वॉल्यूम, LHS की डायमेंशन आ गई L3, ठीक है। अब हमें RHS की डायमेंशन निकालनी है। RHS में देखो पाई तो होता है कांस्टेंट, प्रेशर की होती है, देखो प्रेशर की तो हमने पहले भी निकाली थी, प्रेशर की अब की बार डायरेक्ट लिख लेंगे, अगर आपको ध्यान ना हो तो वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो प्रेशर की डायरेक्ट लिख देते हैं M1 L-1 T-2, और हमारे पास क्या गिवन है, और हमारे पास R है, R होती है रेडियस, रेडियस से लेंथ की पावर 4 इंटू टी हमारे पास होता है टाइम, तो इसकी टाइम की डायमेंशन टी, ठीक है। अभी हमें देखो डायमेंशन किसकी लिखनी है, 8 विस्कोसिटी की हमारे पास देखो डायमेंशन होती है M1 L-1 T-1, ठीक है, और हमारे पास होती है लेंथ की डायमेंशन L। ये फॉर्मूले आपको आगे जाके ये फॉर्मूले आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इजीली बता सकते हो कि वहाँ से डायमेंशन क्या होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको डायमेंशंस बाद में भी पढ़ाई जाएंगे, ठीक है। जब हम इसकी डायमेंशन निकालते हैं, पूरे को सोल्व करते हैं, तो इसकी डायमेंशन L3 भी आ जाती है, तो हमारे पास LHS और RHS दोनों इक्वल आ जाते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पार्ट सी का फॉर्मूला भी डायमेंशनली करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अभी देखो पार्ट डी करते हैं। पार्ट डी में देखो, पार्ट डी क्या है मैंने, v इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट m g l अपॉन आई, ठीक है। LHS तो हमारे पास सिंपली गिवन है, LHS तो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी है, v न्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। LHS हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी डायमेंशन आती है टाइम इनवर्स, इसका फॉर्मूला होता है 1 टाइम, ठीक है। और ये मैंने पहले भी 1-2 क्वेश्चंस में करवाया हुआ है, ठीक है। तो देखो अभी हमारे पास डायमेंशन निकालनी है RHS की। RHS क्या होता है देखो, 1/2 पाई की तो कोई डायमेंशन नहीं होती, स्क्वायर रूट MGL की और इनकी डायमेंशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो M की डायमेंशन होती है M, G हमारे पास होता है एक्सेलरेशन की होती है LT-1 और L की होती है लेंथ, ठीक है। I होता है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी डायमेंशन होती है ML²। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है T⁻⁻1/2, ठीक, सॉरी ये T⁻1 नहीं होती, ठीक है। एक्सेलरेशन की डायमेंशन बताइए T⁻2, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाती है T⁻2/2, तो हो जाती है T⁻1। तो ये फॉर्मूला भी डायमेंशनली करेक्ट है, आर की LHS और RHS की दोनों की डायमेंशन इक्वल है, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं फर्स्ट चैप्टर के। अगर आपको एक्सरसाइज के अलावा ऑब्जेक्टिव्स के भी आंसर चाहिए हो तो आप हमारे पास मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और देखो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन चाहिए या फिर कोई भी प्रॉब्लम आपके पास भेजनी हो तो आप हमारे पास कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। एलिगेंट फिजिक्स।